नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। तो चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं एक नया जो ट्यूटोरियल है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग आप इसके पहले बहुत सारी प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं जो चैनल है उस पर। यदि आपने कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है तो आपके लिए ये लेक्चर जो है काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज बोला जाता है, यानी कि सभी लैंग्वेज की जननी इसको बोला जाता है, यानी कि सभी लैंग्वेज की मदर जो है ये सी लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। अगर आप सी लैंग्वेज को कंप्लीट रूप से सीख जाते हैं तो बाकी सभी लैंग्वेज को सीखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसलिए सी लैंग्वेज यदि आपने नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं सीखा है, या फिर इसके पहले आपने कोई प्रोग्रामिंग नहीं पढ़े है, तो आपको सी लैंग्वेज देखना बहुत जरूरी है। और यदि इसके पहले आपने प्रोग्रामिंग सीख भी ली है थोड़ा बहुत, तो आपको सी लैंग्वेज सीखना मतलब यहाँ पे फिर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं प्रोग्रामिंग के, वो सारी चीजें सी लैंग्वेज में कवर की जाती है। तो हम यहाँ बात करेंगे कंप्लीट रूप से सी लैंग्वेज के बारे में, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे। जैसे कि प्रोग्रामिंग पढ़ने के पहले प्रोग्रामिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वो सारी चीज हमको जानना जरूरी है। और क्या होती है प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, सारी चीज हम यहाँ पे जानेंगे। यदि आप जीरो लेवल पे हो तो आपके लिए प्रोग्रामिंग काफी फायदेमंद होने वाली है, ये वाला जो ट्यूटोरियल है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे हम। तो सबसे पहले जब बात करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए बेसिक टर्म्स की बात करेंगे। बेसिक टर्म्स यानी कि प्रोग्रामिंग क्या होती है उसके पहले हमको कुछ चीज जानना होता है। जैसे कि आपको पता है प्रोग्रामिंग कहाँ की जाती है, कंप्यूटर में। तो सबसे पहले हमको कंप्यूटर के बारे में जानना होगा कि कंप्यूटर होता क्या है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी हमको बेसिक टर्म्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक मशीन है, आपको पता होगा कंप्यूटर एक क्या है, मशीन है। और मशीन ये हमेशा समझती है जीरो और वन को। और जीरो और वन क्या है? जीरो और वन एक लैंग्वेज है, और जो एक प्रकार की मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज हम सिंपल बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, जिसके अंतर्गत आईपीओ, आईपीओ का मतलब होता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये तीन जो मेथड है इस पर ये काम करती है। ठीक है, मतलब इनपुट जो है यूजर के द्वारा दिया जाएगा, प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा की जाएगी, और आउटपुट भी यहाँ पे यूजर को प्रदान कर दिया जाएगा कुछ किसी डिवाइस के माध्यम से। तो यहाँ पे जो है दो नंबर अगर सम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कंप्यूटर में दो नंबर डालेंगे, यानी कि इनपुट देंगे, उसके बाद वो प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद हमको रिजल्ट यहाँ पे प्रदान करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको देखने को मिलेगा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये तीन मेथड पे जो काम करती है वो मशीन को हम क्या बोलते हैं? वो मशीन को हम यहाँ पे कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कंप्यूटर क्या होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के अंतर्गत न्यूमेरिकल यानी कि जो जीरो वन या फिर जो अन्य चीजें हैं, और नॉन न्यूमेरिकल, इन सभी के जो है अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों तरह की गणनाएं यहाँ पे होती है, यानी कि दोनों तरह की जो प्रोसेसिंग है कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। यदि हम चाहते हैं इनको स्टोर करना तो हम यहाँ पे स्टोर भी कर सकते हैं, सारी चीज हम देख सकते हैं कंप्यूटर बेसिक। यदि आप कंप्यूटर के संबंध में सारी चीजें बेसिक रूप से जानना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपको जो एक आई बटन मिलेगा, यहाँ पे आपको कंप्यूटर जो ट्यूटोरियल है फंडामेंटल बेसिक, उसके अंतर्गत आप जाकर कंप्लीट रूप से बेसिक समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर चैनल में आपको कोई भी चीजें आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होती है तो इसी प्रकार के लेक्चर आते रहते हैं, आपको पता होगा। तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक इसको जरूर पहुंचाएं, मतलब शेयर जरूर करें। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं नए नए जो ट्यूटोरियल है, नए नए जो प्रोग्रामिंग और अन्य जो कंप्यूटर के वीडियोस है वो आपके लिए लगातार लेकर आते रहूंगा। ठीक है, यदि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो आपको जो है आपको ही मतलब यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा सहयोग यहाँ पे कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करते रहे वीडियो को। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में पहले से लिखे गए प्रोग्राम्स के अनुसार चलता है कंप्यूटर। जैसे कि मेमोरी में जैसे हम बायोस प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। जो मशीन वाला भाग होता है वो हार्डवेयर कहलाता है, और जो प्रोग्राम्स वाला भाग होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब बात करें यहाँ पे यूजर की, तो यूजर भी एक मेन पार्ट होता है। तो जैसे यूजर की बात करें तो यूजर डायरेक्ट हार्डवेयर से कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए इंटरमीडिएटरी कौन काम करता है, यानी मध्यस्थता कौन निभाता है? यहाँ पे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हम बात करेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में भी कंप्यूटर बेसिक में आप कंप्लीट रूप से समझ सकते हैं, आपको पता भी होगा। तो हार्डवेयर एक फिजिकल डिवाइस होती है जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, ये सारी चीजें, सीपीयू वगैरह, मॉनिटर। और सॉफ्टवेयर वो चीजें होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, यानी कि एक प्रकार से हम जो है प्रोग्राम्स के समूह को यूज करते हैं हार्डवेयर से कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो हार्डवेयर आप फिजिकल डिवाइस, और सॉफ्टवेयर जो होते हैं प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। ठीक है,
तो कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है कैसे हुई वो आपको पता होना चाहिए। देखिए कंप्यूटर ये जो है एक प्रकार से इसका मतलब होता है, लैटिन शब्द है ये, इसका मतलब गणना होता है। कंप्यूट भी हम एक प्रकार से बोल सकते हैं। और पहला जो कंप्यूटर है यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए एनालिटिकल इंजन जो कि 1837 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। अब चार्ल्स बेबेज कौन है? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पितामह माने जाते हैं, ठीक है, यानी कि ये फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं। कौन? चार्ल्स बेबेज। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि सबसे पहले इन्हीं ने ही एक कंप्यूटर तैयार किया। कंप्यूटर का विकास तो बहुत पहले से चला रहा है, परंतु सही रूप में मायने में अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान का जो कंप्यूटर के जनक है उसको हम देखेंगे तो चार्ल्स बेबेज के रूप में वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक हिस्ट्री मैंने यहाँ पे लिख रखा हूँ, तो आप नॉर्मली एक सरसरी नजर से यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। जैसे सबसे पहला अगर कंप्यूटर की बात करें तो अबेकस आप देख सकते हैं। इस प्रकार बीट्स जो रहती है, छोटी छोटी बीट्स रहते हैं, एक तार में या फिर कुछ में लगे होते हैं, उससे कैलकुलेशन होता है। और ये कहाँ बना था? ये चाइना में बना था 2400 BC, ठीक है। यहाँ देखिए टिम क्रैमर के द्वारा ये बनाया गया था। फिर नेपियर बोन्स बना, उसके बाद स्लाइड रूल, पास्कलाइन, स्टेप रॉकनर, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं जैकार्ड लूम बना, ठीक है। ये आप देख सकते हैं डिफरेंस इंजन, आप देख सकते हैं। देखिए चार्ल्स बेबेज की बात आ गई और एनालिटिकल इंजन। अच्छा, आपको पता होना चाहिए सबसे पहली प्रोग्रामर का नाम क्या था। जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे आपको ये पता होना चाहिए। तो ये थी लेडी एडा अगस्टा, ठीक है। ये थी पहली प्रोग्रामर। और पहले कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के जनक कौन थे? ये चार्ल्स बेबेज थे, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए ये बहुत सारे जो कंप्यूटर है वो धीरे धीरे यहाँ पे विकसित होते गए। और ये देखिए सन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वैज्ञानिक का नाम मतलब जो बनाने वाले हैं उनका नाम भी यहाँ देख सकते हैं, आविष्कारक का, ठीक है। तो हमने बेसिक रूप से ये जान ली कौन सा कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में हम जान ली। अब बात करेंगे कंप्यूटर के अंतर्गत जो लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो आपको आसानी से सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मेरा उद्देश्य है जीरो से लेकर एंड तक, आपको जीरो से लेकर हाई तक यहाँ पे समझाना, यहाँ पे मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैंने कुछ बेसिक चीजें समझा दिया। जिसको आती होगी वो स्किप कर सकता है, ठीक है, और नहीं आती होगी तो आप शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखें कंप्लीट लेक्चर को, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रोग्रामिंग बेसिक्स के अंतर्गत हम कुछ चीजें जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे इंस्ट्रक्शंस के बारे में। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है क्या? निर्देश मतलब जैसे किसी को आप कुछ बोलते हो तो वो एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन हुआ, यानी कि कुछ काम करने के लिए एक स्टेप्स बोलते हैं ना, वो इंस्ट्रक्शन हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोग्राम्स, यानी कि इंस्ट्रक्शंस के जो ग्रुप है, ठीक है, इनको अगर ढेर सारे मिला दिया जाए किसको? इंस्ट्रक्शंस को, तो क्या बन जाएंगे? प्रोग्राम। और प्रोग्राम लिखने की जो मेथड है, ठीक है, प्रोग्राम लिखने की जो मेथड है वो क्या कहलाएगी? प्रोग्रामिंग कहलाएगी। और प्रोग्राम लिखने वाले को क्या बोलेंगे? प्रोग्राम लिखने वाले को यहाँ पे प्रोग्रामर बोलेंगे, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे एल्गोरिदम की। तो एल्गोरिदम हम यहाँ पे देखेंगे। एल्गोरिदम का मतलब होता है एक रूपरेखा तैयार करना। क्या करेंगे? एक प्रकार से एक स्ट्रक्चर तैयार करना, या फिर हम बोल सकते हैं रूपरेखा तैयार करना। किसी काम को करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें यहाँ पे डिसाइड कर लेते कि कौन सी चीजें कब करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर भी ऐसे ही करते हैं, और उसको हम क्या बोलेंगे? एल्गोरिदम। किसी मतलब एक प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज या ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं। ये विशेष रूप से कोड नहीं होता है, एक प्रकार से एक रूपरेखा होती है स्टेप बाय स्टेप। अब इस रूपरेखा को अगर हम कर देते हैं चित्र में कन्वर्ट, चित्र मतलब ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो बन जाता है फ्लो चार्ट। यानी कि डेटा का फ्लो कहाँ कहाँ हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम को ही हम यहाँ क्या बोलेंगे? फ्लो चार्ट बोलेंगे। उसके बाद आती है स्यूडो कोड की बात। स्यूडो कोड की बात मतलब जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट को फाइनल रूप से हम क्या कर लेते हैं? फाइनल रूप से हम डिजाइन कर लेते हैं प्रोग्राम के रूप में, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्यूडो कोड बोला जाता है। तो चलिए इनको एक एक करके हम जान लेते हैं। उसके बाद हम जो है बाकी चीजें जानेंगे सी लैंग्वेज के अंतर्गत। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की। तो इंस्ट्रक्शंस का मतलब मैंने बताया सिंपल रूप से आपको, क्या? निर्देश। अब निर्देश का मतलब क्या होता है? जैसे हम बात करें किसी ह्यूमन है, मतलब एक प्रकार से आप बात करें एक इंसान है, और इंसान को आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? जैसे मान लीजिए मैं बोलना चाहता हूँ चाय बनाना, तो एक इंसान को मैंने बोल दिया कि चाय बनाओ, और चाय बनाने के लिए उसको बोलना है कि किचन में जाना है और जो भी चीजें रखी है उनको आप देख लो और चाय बना दो। तो ये हम नॉर्मली बोल देंगे ह्यूमन को। परंतु अगर यही काम हमको किसी मशीन के द्वारा कराना, मान लीजिए रोबोट है, ठीक है, और रोबोट के द्वारा ये काम कराना, तो आपको ऐसा थोड़ी बोलना पड़ेगा जाओ जो है किचन में जाकर आप जो है चाय बना लो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि पहले तो आप उठो मतलब एक स्टेप हो गई, ठीक है। दूसरी, उसके बाद आप किचन में जाओ, किचन में जाने के बाद आपको बर्तन उठाना, बर्तन उठाने के बाद उसमें पानी, दूध, ये जो भी मटेरियल है सारी चीज डालना है। उसके बाद आपको लाइटर उठाना है, ठीक है। उसके बाद गैस चालू करना, लाइटर जलाना, फिर जो बर्तन है उसके ऊपर रखना है,
फिर यहाँ पे अगर बात करें तो उबलने देना है कुछ मिनट तक, फिर उसको छानना है और फिर वापस ला के उसको सर्व करना है। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी स्टेप्स हो गई। तो ये स्टेप्स क्या है, प्रत्येक स्टेप्स अपने आप में क्या है, प्रत्येक स्टेप्स अपने आप में यहाँ पे निर्देश है, और निर्देश को ही हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन। अब आप देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्या बोला था कि चाय बनाना, तो चाय क्या हो गया, चाय एक फंक्शन हो गया, फंक्शन मतलब एक प्रोग्राम हो गया, और इस कंप्लीट प्रोग्राम को करने के लिए हमने बहुत सारी निर्देश को फॉलो किया है। तो देखिए इतने सारे निर्देश मिलकर क्या बन रहा है, एक प्रोग्राम बन रहा है। तो सिंपल सी बात, हम बात करें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की, तो इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्राम बनाने के लिए हम जो बहुत सारी स्टेप्स देते हैं एक एक करके सीक्वेंस रूप में। आप ध्यान दीजिए इस चीज को, अगर हम सीक्वेंस रूप में ये चीज नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो रोबोट है गलत काम कर सकता है। मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, जैसे लाइटर उनने पहले ही मतलब एक प्रकार से गैस उनने चालू कर लिया और सारी चीजें सब रख दिया, उसके बाद अगर लाइटर ऑन करता है तो सिंपल सी बात है ब्लास्ट होने का खतरा है। इसलिए सारी इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा और सीक्वेंस में देना पड़ेगा, ठीक है, सीक्वेंस में देना पड़ेगा तभी वो प्रोग्राम बनेगा, नहीं तो प्रोग्राम नहीं बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर रोबोट यानी कि मशीन या कंप्यूटर हम बात करें तो कंप्यूटर को जो भी प्रोग्राम करवाना है तो उसको सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप एक क्रम से हमको निर्देश देना होता है, और निर्देश को ही हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे। और यहाँ पे हम बात करें, यहाँ जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं। और इसके बाद हम बात करें प्रोग्राम की, प्रोग्राम मैंने बताया बहुत सारे स्टेप्स से मिलकर प्रोग्राम बनता है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे बात करें, देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप तो होता ही होता है, परंतु एक सीक्वेंस भी होता है, मतलब क्रम सा होना चाहिए, उल्टा सीधा क्रम यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा। रिटर्न यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, मतलब किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा जाता है जो कि इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है, और इंस्ट्रक्शन भी कैसे रहेंगे, सीक्वेंस में रहेंगे। तो यहाँ लिखा भी है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम बात करें किसकी, सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज में हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो हेलो वर्ल्ड एक क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखिए हम बात करें कंप्यूटर प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी बोलेंगे, क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे हम सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर जो होता है ग्रुप होता है, किसका ग्रुप होता है, प्रोग्राम का, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम का ग्रुप होता है सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्राम भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। विच कैन रेंज फ्रॉम 2 लाइन्स 2 मिलियन ऑफ लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी मतलब 2 लाइन से लेकर 2 मिलियन इंस्ट्रक्शन तक के जो है इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे यूजेस क्या होते हैं। यूजेस मतलब जैसे एमएस वर्ड है, एक्सेल है, एडोब फोटोशॉप है, ये बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है इनके अंतर्गत हम देखें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन है, और इनको यूज कहाँ किया जाता है, जैसे हाउस होल्ड में यूज कर सकते हैं, फील्ड में, एग्रीकल्चर में, मेडिकल साइंस, एंटरटेनमेंट, डिफेंस, ये कम्युनिकेशन, इन सभी जगह इनका जो है प्रोग्राम्स का यूज हम कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन्स की अगर बात करें तो यहाँ एसएमएस के रूप में, चैटिंग के रूप में, वॉइस कम्युनिकेशन, इन सभी में भी प्रोग्राम यहाँ पे यूज होता है। तो इसलिए कंप्यूटर प्रोग्राम की जो महत्व है यानी कि बहुत ही अधिक यहाँ देखने को मिलती है। अब प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। जब प्रोग्राम, हमने इंस्ट्रक्शंस की बात कर लिए, फिर प्रोग्राम की भी बात कर ली, तो प्रोग्राम जो लिखने की जो मेथड है उसको हम क्या बोलेंगे, लिखने की मेथड, प्रोग्राम लिखने की मेथड को हम बोलेंगे यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो देखिए द एक्ट ऑफ राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब एक जो काम है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने का जो काम है उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम जो कंप्यूटर को स्पेसिफिक यहाँ पे ऑर्डर में देते हैं वो प्रोग्राम कहलाता है, और प्रोग्राम लिखने की जो मेथड है उसको हम प्रोग्रामिंग बोलेंगे, और प्रोग्राम लिखने वाले जो व्यक्ति है उसको हम बोलेंगे प्रोग्रामर। तो जैसे हम बात करें यहाँ प्रोग्रामिंग की, तो देखिए आपके सामने जावा प्रोग्रामिंग देखने को मिलेगी, सी हम अभी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस, पाइथन हम देखिए यहाँ पे आपको चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद आप देखिए पीएचपी भी देख सकते हैं, पर्ल, रूबी, ये सभी क्या है, प्रोग्रामिंग। और इनमें जो भी प्रोग्रामर काम करेगा, जैसे सी में काम करेगा तो सी में काम करेगा तो सी का प्रोग्रामर कहेंगे, सी प्लस प्लस प्रोग्रामर, जावा प्रोग्रामर, पाइथन प्रोग्रामर, पीएचपी प्रोग्रामर, पर्ल प्रोग्रामर, रूबी प्रोग्रामर, ठीक है। तो ये जो है मतलब जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार यहाँ पे प्रोग्रामर डिसाइड हो जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मतलब जो एक प्रोग्रामर है वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कर सकता है, तो ऐसे हम देखने को मिलते हैं। तो आप समझ गए होंगे प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामर क्या होते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं एल्गोरिदम की। तो एल्गोरिदम क्या होता है, फ्रॉम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि प्रोग्रामिंग की दृष्टि से अगर देखें हम तो है ना, एल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, एक प्रक्रिया है जो कि क्रमशः चलती है। किसके लिए, एक प्रोग्राम को, एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व, यानी कि एक प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो स्टेप बाय स्टेप एक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं
उसे हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम। एन एल्गोरिदम इज एन इफेक्टिव मेथड, बहुत ही काम की मेथड होती है जो व्यक्त करती है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको कैसे डिफाइन किया जाए, ठीक है, जो मतलब जो प्रॉब्लम है उसको कैसे डिफाइन किया जाए और उन इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर लिखा जाता है। तो एल्गोरिदम आप समझ गए, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखी जाती है। तो हम जैसे एल्गोरिदम यहाँ देखें किसकी, एक डिजाइन करते हैं हम एल्गोरिदम किसकी, ऐड टू नंबर को ऐड करके उसके रिजल्ट को डिस्प्ले कराना है, इसकी एक एल्गोरिदम लिखना है। तो एल्गोरिदम कैसे लिखना है, स्टेप 1 में क्या लिखोगे, तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शंस को ही व्यक्त करना है, मतलब जैसे इंस्ट्रक्शन हम देते थे ना, उन इंस्ट्रक्शंस को ही हम क्रमशः यहाँ डिफाइन कर देते हैं सीक्वेंस में, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम देखिए यहाँ स्टार्ट करें हमने सबसे पहले, फिर स्टेप 2 में डिक्लेयर 3 इंटीजर नंबर्स। तो इंटीजर नंबर्स को वेरिएबल्स, सॉरी यहाँ पे 3 इंटीजर वैल्यू हमने दिए ए बी और सी, 3 इंटीजर वैल्यू हमने मतलब जो वेरिएबल है वो दे दिए ताकि हम जो है वैल्यू स्टोर करा सके। 2 में तो हम फाइनली यहाँ पे ए में स्टोर कराएंगे और बी में, और सी जो हमने लिए हैं टोटल कराने के लिए। फिर उसके बाद देखिए डिफाइन वैल्यूज ऑफ ए और बी, ए और बी को हमने दे दिए, जैसे मान लीजिए 10 और 20 दे दिए। फिर ऐड वैल्यू, दोनों को जोड़ दिए और जोड़कर कहीं ना कहीं तो ऐड होगा, तो सी में ऐड करा दिए। उसके बाद सी में स्टोर कराने को बोल रहा है 5वीं स्टेप में, और सी को बाद में प्रिंट कराने, तो आंसर क्या आने वाला है 30, और जब 30 आंसर आ जाएगा तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो क्रमशः हमने एक स्टेप्स लिखे हैं, उन स्टेप्स को ही हम यहाँ पे एल्गोरिदम बोलेंगे। आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एल्गोरिदम लिखने की बात तो यहाँ पे एंड हो गई, परंतु एल्गोरिदम के बाद हम उसको एक चित्र के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चित्र मान लीजिए, चित्र को हम ऐसे शेप्स में दर्शाते हैं, इन शेप्स के कलेक्शन को ही हम यहाँ पे बोलेंगे फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या करता है, एक डाटा जो जाता है, कहाँ से कहाँ जा रहा डाटा, उसके फ्लो को दर्शाता है, इसलिए इसको फ्लो चार्ट बोलेंगे। यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन थे उनको ग्राफिक्स के रूप में कन्वर्ट करना फ्लो चार्ट कहलाता है। और फ्लो चार्ट अलग अलग हम देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं, देखिए एवरेज प्रिंट करने वाला। तो एवरेज प्रिंट देखिए, स्टार्ट करने के लिए एक अलग सिंबल यूज किया जाता है। देखिए ऐसा स्टार्ट करने वाला, ऐसा वाला जो सर्कल है, राउंड सर्कल, इसको यूज किया जाता है, मतलब एक रेक्टेंगल होता है परंतु राउंड हो जाता है, ठीक है। तो ये यूज किया जाता है स्टार्ट के लिए और एंड के लिए, ठीक है। उसके बाद जो देखिए यहाँ पे ये रेक्टेंगल यूज किया जा रहा है पर थोड़ा सा तिरछा है, तो ये जो होता है इनपुट लेने के लिए होता है, और प्रोसेस करने के लिए सीधा रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे टेक मतलब 2 नंबर हमने लिए, नंबर 1 और नंबर 2, फिर एवरेज निकालना था, एक वेरिएबल में हमने दोनों नंबर को जोड़े और उसमें डिवाइड कर दिए 2 का, क्योंकि 2 नंबर है। और उसके बाद आउटपुट देखिए, इनपुट और आउटपुट के लिए इस प्रकार का रेक्टेंगल लेते हैं तिरछा वाला, और प्रोसेस के लिए इस प्रकार का, और स्टार्ट और एंड के लिए, स्टार्ट के लिए ये वाला। तो ये हो गया, देखिए इस प्रकार से चित्र में कन्वर्ट कर दिए। अब एक और अब फ्लो चार्ट देखिए, यहाँ पे मैं इसको बताने वाला हूँ। ये फ्लो चार्ट आपको देखने को मिलेगा किसका, ये देखने को मिलेगा मतलब एक प्रकार से आप मार्केट जाकर पेन खरीदना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने बताया इनपुट सॉरी यहाँ स्टार्ट और एंड के लिए दोनों एक से रहेंगे। फिर उसके बाद देखिए प्रोसेस हो रही है, मतलब गेट ड्रेस आप तैयार हो रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यह डिसीजन के लिए होता है, ये जो होता है इस प्रकार का डायमंड बॉक्स, ये डिसीजन के लिए होता है। तो डिसीजन क्या ले रहे हैं, डू यू हैव मनी इन वॉलेट, आपके वॉलेट में या आपके पर्स में पैसे है, यदि है तो आप क्या जा सकते हो, शॉप जा सकते हो, और यदि नहीं है तो क्या करोगे, पहले आप पर्स में पैसे डालोगे, पुट मनी इन वॉलेट, और जब पैसे आ जाएंगे तो भी आप शॉप जाओगे, मतलब है तो डायरेक्ट शॉप जा सकते हो, नहीं है तो पैसे की व्यवस्था करें। फिर उसके बाद ये लिंक है, यहाँ से यहाँ तक ये लिंक है, मतलब एक पेज में नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ से 2 टुकड़ों में बांट दिए। उसके बाद नेक्स्ट जो डिसीजन लेना है वो क्या लेना है, मतलब पहला डिसीजन तो हो गया पैसे है कि नहीं, अगर है तो शॉप चले गए। फिर आपके पसंद का जो ब्रांड है, जैसे फाइन ग्रिप या फिर आप जो भी रेनॉल्ड्स या कोई भी पेन खरीदना चाहते हैं, तो आपके पसंद का कोई ब्रांड है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट उस पेन को परचेस कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद उसकी पेमेंट करोगे, और पेमेंट करने के बाद एंड हो गई प्रोसेस। परंतु यदि वो ब्रांड नहीं है तो आप क्या करोगे, वो ब्रांड नहीं है तो आप क्या करोगे, इज एनी अदर पेन अवेलेबल, यदि इसके ऑप्शनल में मतलब उस पेन के अल्टरनेटिव कोई पेन अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, उस पेन को खरीदोगे, पेन खरीदने के बाद पेमेंट करोगे और एंड करोगे। और यदि नहीं है तो सिंपल सी बात है, नहीं है तो क्या करोगे, प्रोसेस एंड होना है ऑलरेडी। जब कोई हमारे काम का पेन है ही नहीं तो सिंपल सी बात, प्रोसेस एंड होना। तो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट। आई होप ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे स्यूडो कोड की। तो स्यूडो कोड होता क्या है, प्रोग्रामिंग की दृष्टि से स्यूडो कोड काफी महत्व होता है। स्यूडो कोड मतलब होता है सिंपल रूप में अंतिम रूप, यानी कि प्रोग्रामिंग करना, इसको हम बोलेंगे स्यूडो कोड। तो एल्गोरिदम तो आपने देखे थे, एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप हमने देखे थे। यहाँ पे देखिए जो प्रोग्राम है उसको पहले, यानी कि जो भी समस्या है उसको रिजॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम कुछ चीजें लिख देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में।
मतलब सीक्वेंस रूप में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग भाषा में देखिए, प्रोग्रामिंग में जैसे इस एल्गोरिदम को हमने प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट किए, तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रोसीजर फाइंड फैक्टोरियल नंबर। तो देखिए फॉर वैल्यू, ठीक है, मतलब जो फॉर लूप हमने लगाया, वैल्यू जो है वेरिएबल लिए यहाँ पे 1 to नंबर तक, कहाँ तक लेना है, फिर फैक्टोरियल लिए, फैक्टोरियल में क्या इनपुट कर दिए, फैक्टोरियल इनटू वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो इनटू करा के फैक्टोरियल के साथ, फैक्टोरियल में एंड फॉर हो गया, फॉर एंड हो गया, और उसके बाद डिस्प्ले कर दिए हमने और एंड प्रोसीजर। तो ये तो हो गया किसका, एल्गोरिदम का कन्वर्जन। अब इसको फाइनल रूप में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, तो प्रोग्रामिंग हम जब इन सी में देखेंगे तो सी में हम जैसे रहता ना, सी में कैसे करते हैं, सी में हम करेंगे इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हम करेंगे इंट मैन या वॉइड मैन हम कर सकते हैं, डेटा टाइप है इंट और वॉइड, आगे समझेंगे विस्तार से, ठीक है। इस प्रकार पूरी कंप्लीट प्रोग्रामिंग अगर कर देते हैं तो सिंपल है, क्या है वो, स्यूडो कोड है। तो ये स्यूडो कोड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने क्या क्या चीजें पढ़े यहाँ पे, हमने यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इंस्ट्रक्शंस के बारे में जाने, उसके बाद प्रोग्राम के बारे में जाने, उसके बाद प्रोग्रामिंग के बारे में, प्रोग्रामर के बारे में, एल्गोरिदम, उसके बाद हम देखे हमने यहाँ फ्लो चार्ट के बारे में, फिर स्यूडो कोड। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग किसकी है, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को कंप्यूटर लैंग्वेज भी बोला जाता है। अब लैंग्वेज क्या करती है तो ये आपको अच्छे से पता होगा। लैंग्वेज जो होती है दो पर्सन में आपस में विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए सबसे मुख्य साधन लैंग्वेज होती है। जिससे ये कि कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो ये समझेगा कैसे, जब ये पहली चीज तो ये बोलेगा कब, जब इसके पास कोई भाषा है, ठीक है, बोलने के लिए विचार है परंतु भाषा है तभी ये बोल पाएगा। और ये समझेगा कब, जब ये भी कुछ भाषा यानी कि भाषा रहेगी इसके पास तभी ये समझेगा। तो भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। दो पर्सन की बात कर ली हमने, परंतु एक पर्सन और एक कंप्यूटर की अगर बात करते हैं तो कैसे कम्युनिकेशन हो, ये तो होगी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर समझेगा क्या, कंप्यूटर लैंग्वेज को, और इंसान समझेगा ह्यूमन लैंग्वेज को। तो ये समझता हमारी भाषा हिंदी इंग्लिश जो भी है, और कंप्यूटर समझेगा 0 और 1 को। तो 0 और 1 तो बेसिक चीज है, परंतु यहाँ पे और लैंग्वेजेस का बात करेंगे हम तो बेसिक रूप से 0 1 ही समझता है। परंतु बीच में हमको यहाँ पे क्या जरूरत पड़ती है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज दोनों में कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो उन ट्रांसलेटर को भी हम यहाँ पे जानेंगे विस्तार से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सारी चीजें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की। कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या, कंप्यूटर की जो है भी अपनी खुद की एक भाषा होती है जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं, और कंप्यूटर इसे समझता है और गणनाएं भी करता है, परिणाम भी देता है, यानी कि आउटपुट भी देता है, प्रोसेसिंग भी करता है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर की भाषा है जिसे कंप्यूटर के जो भी रिसर्चर या जो भी आविष्कारक है उन्होंने कंप्यूटर पर जो भी एप्लीकेशन उसको डेवलप या डिजाइन करने के लिए यूज किया है। और इसकी सबसे मतलब एक प्रकार से पारंपरिक भाषा की तरह ही प्रोग्रामिंग भाषाओं के अपने कुछ व्याकरण यानी कि ग्रामर होती है। जैसे हमारी ग्रामर होती है वैसे इसकी भी कुछ ग्रामर होती है। तो उन ग्रामर को ही पढ़ेंगे हम, जैसे कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, स्टेटमेंट होती है। ये सारी चीज जो होती है ग्रामर यानी कि कंप्यूटर भाषा की ग्रामर इसको बोला जाता है। किसको, ये सारी चीज मैं जो आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो उनको दो लेवल में बांटा गया है। कौन कौन से, एक हाई लेवल में, एक लो लेवल में और एक हाई लेवल में। तो लो लेवल क्या होगी, लो लेवल मतलब एक प्रकार से सबसे पहले मशीन लैंग्वेज आई थी। मशीन लैंग्वेज मतलब 0 और 1, ठीक है। और फिर बाद में आई, इसमें बहुत समस्या आने लगी, थोड़ा सा उसको सरल बनाने की दृष्टि से यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज आई। तो असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर तो ये समझेगा, परंतु असेंबली लैंग्वेज आ गई थी कुछ कोड में आ गई। तो इसको समझाने के लिए यानी कि कंप्यूटर इसको नहीं समझेगा, तो इसको समझाने के लिए क्या जरूरत पड़ी, यहाँ पे बीच में ट्रांसलेटर की। अब इसको और सरल बनाकर यहाँ पे लाया गया जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल। तो हाई लेवल में आप देख सकते हैं इंग्लिश में जो कोड लिखे जाते हैं, जैसे बेसिक है, सी है, C++ है, कोबोल है, फोटान है, जावा है, ये सब क्या है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश में कोडिंग लिखी गई, तो ये ह्यूमन रीडेबल है। पर कंप्यूटर कैसे समझेगा, कंप्यूटर समझेगा बीच में ट्रांसलेटर प्रोग्राम लगेगा तब, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं सारी चीजों की। तो यहाँ देखिए ट्रांसलेटर प्रोग्राम की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे ये कंप्यूटर है, ठीक है। मैं यहाँ पे समझाता हूँ। कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1 को, और ये ह्यूमन है, ठीक है। यदि ह्यूमन को इससे कनेक्टिविटी करना है, किससे, कंप्यूटर से, तो ये 0 1 को कंप्यूटर को सीखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। जब कंप्यूटर की भाषा को हम समझ सकते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो बीच में कोई कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी क्या, मतलब सामने वाले को भी हिंदी आती है और हमको भी हिंदी, तो बीच में ट्रांसलेटर नहीं लगा, यानी कि कंप्यूटर को भी 0 1 आती है और हमने भी 0 1 सीख ली, तो यहाँ पे ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। यानी कि पहली जो लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज थी। तो मशीन लैंग्वेज क्या थी, 0 और 1,
ठीक है, और 0 1 हमने सीख लिए और कंप्यूटर भी वही समझता है, तो बीच में ट्रांसलेटर लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। पर उसके बाद मशीन के बाद क्या आया? असेंबली लैंग्वेज, यानी कि असेंबली लैंग्वेज जैसे सब्सट्रैक्शन को आपने सब लिख दिए, एडिशन को ऐड लिख दिए। ये भाषा जो थी हमारे समझने योग्य थोड़ी थी, परंतु कंप्यूटर के समझने योग्य नहीं थी। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए यहाँ पे 0 1 है, कंप्यूटर को समझाने के लिए यहाँ पे एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत पड़ी, जिसे हम बोलते हैं असेंबलर। ठीक है, उसके बाद जब प्रॉब्लम्स और हो गई तो यहाँ पे हमने और सरल बनाया प्रोग्रामिंग को, और प्रोग्रामिंग आ गई कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश में कोडिंग लिखी गई, और इंग्लिश में लिखी गई यानी कि ह्यूमन रीडेबल, और कंप्यूटर समझेगा 0 1। तो 0 1 में उसको समझाने के लिए यहाँ पे जरूरत पड़ी कंपाइलर की, जो कि कंप्लीट रूप से एक प्रोग्राम को एक बार में 0 1 में कन्वर्ट कर देता। पर इसी का अपग्रेड रूप क्या है? इंटरप्रेटर, यानी कि हर एक लाइन को यहाँ पे कंपाइल करेगा, रन करेगा और एरर बताएगा। ये लास्ट में एरर बताता है। तो दोनों जो है हाई लेवल में काम करते हैं, हम आगे देखने वाले हैं। चलिए यहाँ सबसे पहले मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं। मशीन लैंग्वेज अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना तो ये कोड मेरे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे अगर एक चीज आप लिख रहे हैं एच, तो एच के लिए 0 0 1 1 इस प्रकार आप लिखोगे, तब आपका एच बनेगा। यानी कि सिंपल बात करें हम, एच कैसे बनेगा? 8 बिट से मिलकर एच बनेगा। एक बाइट जो होती है कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो एक बाइट लिखने के लिए, यानी कि इसके लिए हमको 8 बिट लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से ऐसे 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब कहीं जाके एच प्रिंट होगा। तो आप समझ सकते कितनी कठिन थी। तो ये जो है कंप्यूटर इसको समझता था, इसलिए हम भी इसको सीखते थे पहले। ठीक है, परंतु सरल रूप से इसको बनाया गया। यहाँ पे कंपाइलर या इंटरप्रेटर या कोई भी ट्रांसलेटर प्रोग्राम यहाँ पे यूज नहीं होता था। आप समझ जाइए इसको। उसके बाद आया थोड़ा सरल रूप में असेंबली लैंग्वेज। तो यहाँ कंप्यूटर तो 0 1 ही समझेगा। हमने देख ली यहाँ पे, देखिए इंग्लिश से मिलती जुलती कुछ लैंग्वेज थी, शॉर्ट फॉर्म वाली न्यूमेरिक कोड से मिलकर बनी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज थी। और इस असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को जब कंप्यूटर को समझाना होता है, तो हमको जरूरत पड़ती है कंपाइलर की, एक ट्रांसलेटर की, जिसका नाम है असेंबलर। तो असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर के द्वारा मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर आई हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में दो चीजें यहाँ पे यूज होती है, दो ट्रांसलेटर प्रोग्राम। एक तो होता है कंपाइलर, यानी कि कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है, जो हम बनाते हैं कोई लैंग्वेज का प्रयोग करके, उसे सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। और उसको डेस्टिनेशन प्रोग्राम में बदलना है तो हमको कंपाइलेशन उसकी जरूरत पड़ती है, कंपाइलेशन करने की। तो यहाँ पे यूज होता है कंपाइलर। ठीक है, एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है कंपाइलर, जिसका यूज होता है हाई लेवल जो सोर्स कोड है उसको मशीन भाषा में बदलने के लिए, और फिर एग्जीक्यूशन बाद में होता है। फिर एक और होता है इंटरप्रेटर। तो ये जो जैसे हमने लिखे 5 इंस्ट्रक्शन, तो हर एक इंस्ट्रक्शंस को ये जो है कंपाइल करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंस्ट्रक्शन को कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये भी था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है धीरे से काम करता है और ये जल्दी जल्दी काम करता है। यहाँ पे एरर ढूंढना कठिन होता है, यहाँ पे एरर ढूंढना आसान होता है, क्योंकि हर एक लाइन में वो एग्जीक्यूट करता है। तो इसलिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आज की डेट में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है उसमें इंटरप्रेटर ही यूज होता है, ताकि आप जो है हर एक लाइन की एरर को आसानी से देख सके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने देखिए यहाँ पे ट्रांसलेटर प्रोग्राम देखें, मतलब मशीन लैंग्वेज देखें, उसके बाद हमने असेंबली लैंग्वेज देखे और हाई लेवल, और साथ में ट्रांसलेटर प्रोग्राम भी यहाँ पे देखे हैं। अब देखिए आपको मैं देखिए ये चित्र आपको दिख रहा है, जैसे हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो 1 ईयर में अगर कोई बंदा कोई प्रोग्राम लिखता है तो कंप्यूटर उसको 1 सेकंड में क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब 1 सेकंड के काम के लिए हमको 1 साल तक भुगतना पड़ता है। तो ये काफी परेशान हो रहा है यह बंदा, देखिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, तो हाई लेवल लैंग्वेज में अगर 1 मंथ में कोई बंदा कोई प्रोग्राम लिखता है तो वो 5 सेकंड में करेगा। यानी कि ये काफी फायदेमंद है। कौन सा? ये जो है हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये खुशी से झूम रहा है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी 2 प्रकार से देखने को मिलता है। एक 3rd GL देखने को मिलती है, यानी कि 3rd जनरेशन देखने को मिलती है, और एक देखने को मिलती है 4th जनरेशन। तो जैसे हम अभी सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो सी लैंग्वेज जो है, सी लैंग्वेज, C++, जिनमें यूज होता है कंसोल। कंसोल मतलब CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि इसमें माउस का प्रयोग नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, जहां माउस का प्रयोग नहीं होता, यानी जिसकी आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आगे आप आसानी से समझ जाओगे। तो जिसकी आईडी में माउस का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि ग्राफिक्स नहीं होती है, तो उसे हम बोलेंगे 3rd जनरेशन की लैंग्वेज। जैसे आप बात करें, यहाँ फोटान है, बेसिक है, कोबोल है, पास्कल, C++, ये सारे जो लैंग्वेज है, इनकी आईडी जो है क्या थी? कंसोल इनपुट, और मतलब कंसोल जो है, कंसोल वाला जो है इसमें यूज किया जाता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इसलिए यहाँ पे 3rd जनरेशन की लैंग्वेज इनको बोला जाता है। पर आप बात करें 4th जनरेशन की लैंग्वेज, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार भी बोल सकते हैं 4th GL।
तो ये काफ़ी सरल यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि आपको ग्राफिक्स ग्रुप में सारी चीज़ मिल जाती है, कॉम्बो बॉक्स वगैरह, टेक्स्ट बॉक्स, जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं, टूल बार्स है, तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ये जो होती है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, जावा स्टूडियो, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, 4th जनरेशन लैंग्वेज के अंतर्गत। तो आप समझ गए होंगे दोनों, 3rd जनरेशन लैंग्वेज और 4th जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, अब कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ प्रकार देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है हर एक व्यक्ति की कुछ अलग महत्व होता है, उसी प्रकार लैंग्वेज का भी एक अलग महत्व होगा, जिसमें हम अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं। और कौन सी है लैंग्वेज? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे 4 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। एक तो एल्जेब्रिक फॉर्मूला टाइप प्रोसेसिंग, फिर बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर उसके बाद विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हम देख सकते हैं 4 प्रकार। तो चारों प्रकार में थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स से रिलेटेड या स्टैटिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको इन लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। कौन से? एल्जेब्रिक वाली। तो एल्जेब्रिक फार्मूला, तो एल्गोएल, यहाँ एल्गोरिदमिक लैंग्वेज देख सकते हैं। बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड आप देख सकते हैं। इसके अलावा पीएल यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वर्जन 1 है। ठीक है, इसके अलावा फोर्ट्रान देख सकते हैं जिसे हम फॉर्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं। एपीएल, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हो। तो ये सब क्या है? एल्जेब्रिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एल्जेब्रिक फार्मूला टाइप प्रोसेसिंग है। तो ये मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। फिर देखिए यहाँ पे बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, तो इस टाइप के लैंग्वेज को डेटा प्रोसेसिंग प्रोसीजर या फाइल हैंडलिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो इस तरह के कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोलॉग यानी कि प्रोग्राम इन लॉजिक, लिस्ट प्रोसेसिंग इसको बोला जाता है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिंपल सी बात है, हमने बहुत सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं जावा है, C++, यानी किसी टास्क को परफॉर्म करना है, बार बार उसको करना है, तो उसके लिए हम एक क्लास बना लेते हैं और क्लास को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ओप्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे पाइथन भी है। ठीक है, इसके अलावा हमने PHP पढ़े हैं। तो ये सब क्या है? प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसके अलावा विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जैसे विजुअल स्टूडियो, VB.NET के अंतर्गत हमने सारी चीज़ पढ़े हैं। तो विंडो बेस्ड कोई एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जैसे विजुअल C, विजुअल जावा, विजुअल बेसिक, इन सभी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम यहाँ देखिए जो स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट है। प्रोग्राम डेवलप करने के पहले आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल। तो ये क्या होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी अगर बात करें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए सबसे पहले प्रोग्राम डेफिनेशन। तो देखिए जब कोई बंदा जैसे ये जो है यूज करने वाली जगह, ये कारखाना है या कंपनी है, और कंपनी वाला व्यक्ति कहाँ गया? प्रोग्रामर के पास। तो क्या जाएगा? एक प्रॉब्लम लेकर जाएगा। तो प्रॉब्लम लेकर जाएगा तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना पहला काम होगा ना। तो प्रॉब्लम को डिफाइन या प्रोग्राम को डिफाइन नहीं करेगा तब तक कोई काम नहीं होगा। फिर उस पर एनालिसिस किया जाएगा, मतलब क्या बनाना है, किस प्रकार बनाना है। उसके बाद आउटपुट को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद उसको डिजाइन किया जाएगा, डिजाइन करने के बाद वैलिडेट किया जाएगा, टेस्टिंग किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन यानी कि पहले तो डिजाइन किया गया प्रोग्रामर की जगह में, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा जहाँ पे कस्टमर है। ठीक है, उसके बाद एरर कुछ आएगी, दिक्कत आएगी, डिबगिंग उसमें की जाएगी, फिर डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाएगा, और फिर जिंदगी भर चलते रहती मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस कब तक चलेगा? जब तक कि नया प्रोग्राम ना बने। तो इस स्टेप्स को मैंने इस प्रकार दर्शाया हूं। देखिए प्रॉब्लम डेफिनेशन या प्रोग्राम डेफिनेशन, फिर एनालिसिस, आउटपुट आइडेंटिफिकेशन, डिजाइन है, वैलिडेशन है, टेस्टिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, डीबगिंग है और डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस जहां खत्म होता है वो नया प्रोग्राम बनाने की दिशा में होता है। तो इन सभी को हम बोलते हैं स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि इतनी सारी चीज तो पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग भी सीख रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग सीखना जरूरी क्यों है? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग सीखना क्यों जरूरी है। प्रोग्रामिंग इसलिए सीखी जाती है, जैसे आप बात करें अभी वर्तमान में व्हाट्सअप आप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, कोई ऐप चलाते हैं, कोई वेबसाइट चलाते हैं, जैसे गेम चलाते हैं। ठीक है, फ्री फायर, लूडो, तो ये सब क्या है? ये सभी किसी न किसी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करके बने हैं। मतलब जिनको इनने बनाया, जैसे ऐप बनाया, वेबसाइट बनाया, गेम बनाया, तो वो या तो ऐप डेवलपर है, या गेम डेवलपर है, या वेबसाइट डेवलपर है। तो यदि आप उनके जैसा बनना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक इस लैंग्वेज में जरूर से जरूर आपको सिखा पाऊँ। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जो है, जब मैं प्रोग्रामिंग कराऊंगा तो प्रैक्टिस आपको करते रहना है, साथ साथ में मतलब देखते रहना है, और साथ में प्रैक्टिस भी करते रहना कंप्यूटर में। तो आप प्रोग्रामिंग आसानी से सीख सकते हैं। मतलब आप गेम भी बना सकते हैं, वेबसाइट भी बना सकते हैं, कोई ऐप भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक आना बहुत जरूरी है, यानी कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज यानी C लैंग्वेज को सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद जब
प्रोग्रामिंग सीखने की बात हो गई कि भाई क्यों सीखना है, तो क्यों सीखना है बात हो गई, तो कैसे सीखना है वो बात करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू डेवलप, मतलब जब आप प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं तो मतलब उसको और अच्छे से कैसे सीखें, तो आप क्या डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास में समस्या होनी चाहिए। क्या डेवलप करना चाहते हैं, मैंने बताया आपकी ढेर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अलग अलग प्रकार की है, तो उनको जो है हम देखें तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग अलग अलग दृष्टि से किया जाता है। तो आपको क्या डिवाइड मतलब डेवलप करना है उसके लिए आप पहले डिसाइड करो, और डिसाइड करने के बाद आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट करो। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाएगी तो आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो पढ़ना, जैसे आप सी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो कोई ट्यूटोरियल आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कौन सा कोर्स पढ़ें, ऑनलाइन में पढ़ें ऑफलाइन में पढ़ें, तो वो चीज़ आप फॉलो करिए। उसके बाद फॉलो करने के बाद जो अब आप पढ़ोगे तो उसकी कोडिंग को आप डेली प्रैक्टिस करना है, साथ साथ में भी प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। कब तक प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस रोकनी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के जो ज्ञान है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको सीखते जाना है, स्टॉप बिल्कुल नहीं होना है। यदि आप बीच में रुक जाते तो आपका जो सीखने का जो भी आपने मेहनत की है वो कोई काम का नहीं रहेगा। फिर आप जब सीख जाओगे अच्छे से तो सीखोगे नहीं, ठीक है, कब तक नहीं सीखोगे। देखिए आपने अच्छे से यहाँ पे लर्न कर लिए है, कोडिंग कर ली है, तो आप एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करें, उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करें। जब आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तो आपके दिमाग में और प्रॉब्लम्स को यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा। उस एक्सप्लोर करने के पश्चात आप फिर से कुछ प्रोजेक्ट बनाए, फिर नए कुछ प्रोजेक्ट बनाए। जब तक कि कोडिंग करने के बाद आप प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तब तक आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। तो मेरा जो है सजेशन कि आप कोई भी जब भी आप प्रोग्रामिंग सीख जाओ तो एक प्रोजेक्ट जरूर बनाए हर एक प्रोग्रामिंग में, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जब भी मैं प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा आगे आने वाली, तो मैं एक प्रोजेक्ट जरूर बनवाऊंगा हर एक प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्रोग्रामिंग भाषा क्यों सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए वो चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ ली है। तो यहाँ हमने देखिए सारी चीज़ें पढ़ ली है। आई होप ये चीज़ें आपको पता चल गई होगी। इसके बाद हम जो है बाकी सी लैंग्वेज के बारे में शुरू करेंगे। सी लैंग्वेज क्या है, किस प्रकार उसकी आईडी है, किस प्रकार इंस्टॉल किया जाता है, उसमें प्रोग्रामिंग कैसे की जाएगी, पहला प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, सारी चीज़ देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको जो है सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, और शेयर जरूर करते जाएं। देखिए शेयर नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, इसलिए शेयर करना बहुत जरूरी है, और शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको शेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है।